नमस्कार दोस्तों। 2-4 दिन पहले आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपसे चर्चा की थी कि आरबीआई के द्वारा करीब 1 लाख करोड़ एग्जैक्टली आप देख सकते हो 99,000 करोड़ के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है और यह हर साल दिया जाता है, लेकिन इस साल काफी अच्छा खासा अमाउंट दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। ये जो डिसीजन है ये पैसा ट्रांसफर करने का ये लिया जाता है आरबीआई बोर्ड के द्वारा। और आरबीआई बोर्ड अगर आप देखोगे तो जैसे कोई कंपनी होती है जिसमें बोर्ड उसको चलाती है, उसी प्रकार से आरबीआई को चलाने के लिए भी बोर्ड होता है और हर साल वो एक एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के अंदर एक एनुअल रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाती है। और इसी रिपोर्ट को लेकर कल से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि एग्जैक्टली इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया गया है, इकोनॉमी की हालत को लेकर क्या बताया गया है। यहां पर आप देख पाओगे सर्विस सेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा आरबीआई ने बोला है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो बैंक फ्रॉड में गिरावट आई है 25%। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं चाहता हूं कि आपको शॉर्ट में एक समरी दे दूं कि यहां पर एग्जैक्टली क्या क्या है, आपको किसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं, तो सबसे पहला शब्द क्या आता है? आई एम श्योर कि जीडीपी के बारे में अक्सर हम देखते होंगे, राइट। तो जीडीपी ग्रोथ कैसा है, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगा हमारे देश में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ एक तरफ है लेकिन ग्रोथ एक तरफ है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब ग्रोथ होगा तो हर एक चीज को हम यहां पर सुधार सकते हैं। और इसको देखते हुए आरबीआई का यह कहना है कि ये जो सेकेंड कोविड वेव आया है ये हो सकता है कि जून के क्वार्टर, जो ये क्वार्टर चल रहा है हमारा, इस तक प्रभाव रहेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि ये जुलाई तक इसका इंपैक्ट रहेगा और वापस से ग्रोथ में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आपको याद हो पिछले साल आरबीआई ने बोल दिया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो करीब 10.5% के आसपास रहने वाली है 2021-22 में। ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है हमारा 2021-22, इसमें 10.5% रहने वाली है और इसी को इस बार भी मेंटेन किया है। मतलब कि आरबीआई ने सेकेंड कोविड वेव के बावजूद भी इसमें गिरावट नहीं की गई है अपने अनुमान में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा उसमें गिरावट की गई है। जैसे मूडीज की अगर आप रैंकिंग देखोगे, उन्होंने जो बताया है स्टैंडर्ड ऑफ पुअर हो गया, ये पहले कह रहे थे कि 12% 13% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, और लेकिन रिसेंटली इन्होंने 9.5% 9% तक अपने अनुमान को यहां पर ले आए हैं। तो लेट्स सी कितना होता है। आरबीआई ने तो बोला है कि 10.5% ग्रोथ होने वाली है और जाहिर सी बात है इसका एक सबसे बड़ा 10.5% बोलने का यह है बेस इफेक्ट की वजह से। पिछले साल हमारी ग्रोथ इतनी नीचे चली गई थी जिसकी वजह से उसके कंपैरिजन में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अभी भी कोई बहुत अच्छा हम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ, देखिए ग्रोथ जब हम बात करते हैं जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जब लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, तो क्रेडिट ग्रोथ काफी एक इंपॉर्टेंट पैमाना होता है जिसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इसको लेकर आरबीआई ने कहा है कि बैंकों के पास अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ा है, क्योंकि क्रेडिट अगर देना है, लोन देना है बिजनेसेस को, तो सबसे पहले तो यह होना चाहिए ना कि बैंकों के पास पैसा हो। इसको लेकर यहां पर आरबीआई ने कहा है कि बैंक अच्छे खासे स्ट्रांग पोजीशन पर हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर आरबीआई ने यह बताया अक्टूबर 2020 ततक जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो लोन दिया जाता है उसमें जो बढ़ोतरी होती है, ये पिछले 3 साल के निचले स्तर पर आ गया था 5.1%, लेकिन इसमें वापस से सुधार हुआ है और मार्च 2021 आते आते ये 5.6% पर पहुंच गया है। और इसका मेन कारण यह है क्योंकि आरबीआई ने, आपने देखा होगा, कई सारे कैश की लिक्विडिटी को बढ़ाया है, मतलब कैश रिलीज किया है इकोनॉमी के अंदर। जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी काफी कम चल रहा है। बैंक रेपो रेट आपको पता होगा 4% हो चुका है, एकदम नीचे है ये। इसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो स्टेप्स लिए गए हैं, इन सब के कारण क्रेडिट ग्रोथ में हमें अच्छा मतलब जो है पोजीशन ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट इस रिपोर्ट के अंदर इन्फ्लेशन के बारे में भी बोला गया है। देखिए यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो डब्ल्यूपीआई से ज्यादा हम सीपीआई को देखते हैं, क्योंकि लास्ट अगर आप पिछले महीने का देखोगे, मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर आपसे चर्चा किया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 10% को भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है सीपीआई का इन्फ्लेशन देखना, क्योंकि ये कंज्यूमर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो एवरेज में करीब 5% होने वाला है। अगला जो वर्ष है, मतलब ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है
2021-22 का ये 5% होने वाला है। अब देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है आप समझो। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा, अगर सपोज इन्फ्लेशन 9% 10% हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, आरबीआई को जो रेपो रेट है ये बढ़ाना पड़ेगा। जो रेपो रेट इस समय 4% चल रहा है ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन काबू में आए। तो यहां पर अगर इन्फ्लेशन काबू में रहता है तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार रेपो रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया तो ये डायरेक्टली हमारे जीडीपी ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट करेगा, क्योंकि लोग पैसे बोरो नहीं करेंगे। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बोरो नहीं करेंगे, सिंपल सा चीज है। तो इसकी वजह से जरूरी होता है कि इन्फ्लेशन जो इस समय मैंडेट है, आपको पता होगा 4% के प्लस और -2, मतलब 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए। तो आरबीआई ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है इसी के रेंज में रखें। लेकिन मैं आपको साथ में बता दूं, ग्लोबली अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, थोड़ी सी इंक्रीज हो सकता है। रिसेंट जो आंकड़े आए हैं यूएस के अंदर, जो बयान आया है जिस तरह से, इसको लेकर थोड़ी सी आशंका हो रही है। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन भारत के अंदर आप याद रखिएगा, आरबीआई ने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है वो ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्यूल के ऊपर टैक्सेस दिया जाता है, पेट्रोल डीजल आपको पता ही है 100 रुपए पहुंच चुका है, तो यहां पर इसमें हमें अब कमी करनी चाहिए। अगर हम इसमें कमी नहीं करेंगे टैक्सेस के अंदर तो ये इन्फ्लेशन के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, और इन्फ्लेशन पर प्रभाव पड़ेगा मतलब रेपो रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, और रेपो रेट बढ़ गया तो फिर डायरेक्टली आपका ग्रोथ पर इंपैक्ट आएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इस रिपोर्ट के अंदर बैंक फ्रॉड को लेकर क्या बोला गया है। देखिए बैंक फ्रॉड क्या होता है कि इसमें कई सारी चीजें हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि यहां पर आप समझो, अगर सपोज आपने पैसा लिया, ठीक है, आपने कोई बिजनेस सही पर्पस के लिए पैसा लिया, आपका बिजनेस नहीं चल पाया, तो आपका इंटेंशन गलत नहीं था। आप समझ रहे हो ना। जैसे कि मैं विजय माल्या की बात नहीं कर रहा हूं, नीरव मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने तो जानबूझकर कुछ गलत काम किया है, राइट। तो बैंक फ्रॉड के अंदर सभी कुछ आ जाता है कि किसी ने पैसा लिया, वो पैसा फिर वापस नहीं आया बैंक के अंदर, राइट। तो यहां पर ज्यादातर बैंक फ्रॉड हाई वैल्यू के चीजों को देखा जाता है, मतलब कि 1 लाख रुपए के ऊपर जिन्होंने लोन लिया था और वो लोन वापस नहीं कर पाए, उस केस में क्या पोजीशन है। तो पिछले साल के मुकाबले ये जो वित्तीय वर्ष गया है पिछला वाला, इसमें 25% की गिरावट आई है, मतलब कि बैंक फ्रॉड में कमी आई है, ऐसा बोला गया है। बैंक फ्रॉड पिछले साल बताया जा रहा है कि 1.38 ट्रिलियन रुपीज, मैं कह रहा हूं, ठीक है, रुपीज 38 ट्रिलियन, मतलब कि 1,38,000 1.38 लाख करोड़, ठीक है, इसको लाख करोड़ भी बोल लीजिए या फिर ट्रिलियन बोल लीजिए, रुपीस में एक ही चीज है, राइट। तो यहां पर यह बोला गया है कि जो बैंक फ्रॉड हुए हैं उसमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, यूजुअली हमारा माइंडसेट क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा बैंक फ्रॉड देखने को मिलते हैं, और अभी तक ऐसा ही होता आ रहा था। इसके पिछले वाला मैं आपको बता दूं, 2019-20 वाला जो वित्तीय वर्ष था, उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का हिस्सा 80% था, मतलब देश के अंदर जितना फ्रॉड होता है उसमें 80% भागीदारी अकेले पब्लिक सेक्टर बैंक की थी। लेकिन इस बार इसमें अब कमी आई है, पब्लिक सेक्टर बैंक में यहां पर जो हिस्सा है वो जस्ट 59% रह गया है। और वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा देखो तो 2019-20 में 18% के आसपास था, और इस बार ये बढ़कर 33% हो गया। मतलब यहां पर बैंक फ्रॉड के केस में क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में अब ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और पब्लिक सेक्टर में यहां पर कमी देखने को मिली है। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, बैंक फ्रॉड जब हम कहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले साल ही वो फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड क्या होता है कि बहुत पहले हुआ होता है, उसके बारे में पता हमें अब चलता है। तो ये जो गैप है, इसका गैप अगर आप देखोगे तो ये 23 मंथ्स के आसपास बताया गया है, जो पिछले साल हमने काउंट किया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर मैं आता हूं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के ऊपर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का होता है जो आरबीआई डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग करती है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि जो फॉरेन वाली जो करेंसीज हैं उसकी बाइंग एंड सेलिंग करती रहती है, उसकी वजह से भी आरबीआई को प्रॉफिट होता है। सपोज मैं कहता हूं कि $1 इक्वल्स टू अभी 70 रुपीज, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारा डॉलर खरीद लिया, और कितना हर एक डॉलर के लिए पे किया, 70 रुपीज पे किया। कल के डेट में सपोज $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज होता है, तो ये जो डॉलर है आरबीआई क्या करेगी, बेच देती है। तो उस केस में क्या हुआ, आरबीआई को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अब ज्यादा रुपए मिल गए आरबीआई को। तो यहां पर क्या होता है, ये जो एक्सचेंज होते हैं, ये जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, ये करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको रुपए का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। ये आरबीआई करती रहती है, हर एक सेंट्रल बैंक अगर आप देखोगे किसी भी देश के अंदर, वो करते रहते हैं। तो रिसेंटली जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस बार आरबीआई ने 99,000 करोड़ रुपए पेमेंट किया है, तो ये पेमेंट में अगर आप देखोगे तो ये
फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का काफी बड़ा हिस्सा है इस बार, क्योंकि इस बार आरबीआई को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 2019-20 में आरबीआई को करीब 29,993 मतलब 30,000 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शंस किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस किया गया था। और इस बार देखिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शंस किया है। तो इसकी वजह से आरबीआई को प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट सरकार के साथ शेयर किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो पिछला 3 महीना गया है जनवरी, फरवरी और मार्च का, इसमें आप देखिए यहां पर आरबीआई के द्वारा इतना प्रॉफिट कमाया गया, $15 बिलियन, $24 बिलियन, $25 बिलियन। और उसके पिछले साल अगर आप देखोगे तो जस्ट $8 बिलियन, $1 बिलियन, बहुत कम था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस है इस बार आरबीआई को बहुत फायदा हुआ है। और अगर हम रूपी की बात करें तो मार्च 2020, पिछले साल अगर आप देखोगे मार्च 2020 में $1 इक्वल्स टू कितना था, और उसको अगर आप कंपेयर करिए इस साल के मार्च 2021 के साथ, तो रूपी हमारा मजबूत हुआ है, गेन हुआ है कितना, जस्ट 3.5%। मैं जस्ट 3.5% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि बाकी के जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं वो उनको और ज्यादा मजबूती आई है। मतलब हमारा जो रूपी है वो बहुत कोई अच्छा परफॉर्म एज सच नहीं किया है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा यहां पर गेन हुआ है डॉलर के मुकाबले। अब लास्ट में जल्दी से मैं आपको सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में क्या बोला गया है, क्योंकि मैं बता दूं कि सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। अगर आपको याद होगा पिछले वित्तीय वर्ष का अगर आप देखोगे अप्रैल, मई, जून, जो ये फर्स्ट क्वार्टर था ना 2020-21 का, आपको पता है कि इसमें पूरा लॉकडाउन में गुजरा था। और लॉकडाउन की वजह से जो सर्विस सेक्टर है उसमें एकदम आधा हो गया था सर्विस सेक्टर हमारा, मतलब कि एकदम 50% की गिरावट आई थी। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। तो इसकी वजह से यहां पर अब आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर बोला है कि इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री। पहली बार हमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं सर्विस सेक्टर के साथ, क्योंकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था 10-12 साल पहले 2008 में, उस समय भी सर्विस सेक्टर हमारा मजबूत था। भले ही हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन सर्विस सेक्टर हमेशा मजबूत था। लेकिन इस बार सर्विस सेक्टर भी कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है वो नेगेटिव में चली गई है। और ऑब्वियस सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की चीजों की वजह से ये और ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पिछले साल 7.4% की कमी आई है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अगर आप देखोगे तो इसमें और ज्यादा परेशानी यह है कि पिछले 5 वर्षों से, ध्यान से सुनिएगा, पिछले 5 वर्षों से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में हमेशा आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। पिछले 5 वर्ष में कभी भी ये बढ़ोतरी की तरफ नहीं बढ़ा है, ऊपर नहीं गया है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। और पिछले 2 वर्ष में अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव में इसकी ग्रोथ रही है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जब तक नहीं बढ़ेगा, नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। तो लास्ट में कंक्लूजन में आरबीआई ने यही कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जो इन्फेक्शंस है वो कम होंगे और यहां पर हमें जीडीपी एक बेहतर पैमाने पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बेस इफेक्ट का भी फर्क आएगा। लेकिन ओवरऑल आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी की हालत कोई बहुत इस समय अच्छी नहीं है, हमें और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये एक समरी था, जस्ट एक आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। 1-2 और वीडियोस मैं इससे रिलेटेड लेकर आऊंगा स्पेसिफिक टॉपिक पर, जैसे स्टॉक मार्केट में जो बबल आ रखा है उसको लेकर आरबीआई ने क्या बोला वो हम बाद में बात करेंगे। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर आप क्या मुझे बता सकते हो, जब आरबीआई ने पहली बार, ठीक है 1935 से स्टार्ट हो जाता है आरबीआई, आपको पता है, पहली बार आरबीआई ने 1938 में करेंसी इशू किया था। यहां पर इस करेंसी के ऊपर जो जॉर्ज 6 हैं उनका तस्वीर लगा हुआ था। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से डिनोमिनेशन की करेंसी यहां पर आरबीआई ने इशू की थी 1938 में, पहली करेंसी आरबीआई के द्वारा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह के लिए आ सकते हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो ये कोर्स ज्वाइन करिए डेफिनेटली। और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, बाकी किसी भी कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जानकारी दी हुई है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।